नमस्कार, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पाराशर और आज इस विशेष बातचीत के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय सिंह जी। धनंजय जी, आपका विंटरनेट में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आपका रचनाक्रम किस तरह से शुरू हुआ। छोटी कक्षाओं में जब मैं पढ़ता था तो शनिवार सभा हुआ करती थी विद्यालय में। उसमें अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हुआ करती थी और उस अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में मैं भाग लेता था। हमारे हिंदी के अध्यापक ने एक शुरुआत की कि उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ पंक्तियां देता हूँ। एक एक पंक्ति देते थे वो। मैं आपको एक पंक्ति देता हूँ, इस पर रचना बना करके लाओ, इसको इस प्रयोग करते हुए ये पंक्ति उस रचना में आनी चाहिए। तो उस तरह से हमें कुछ लिखने का अभ्यास हुआ और पहला गीत मैंने 1960 में लिखा, जब मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तब लिखा और वो विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो वहाँ से मैं साहित्यकार संघ खुर्जा के संपर्क में आया और वहाँ से मेरा आगे बढ़ना शुरू हुआ। धनंजय जी, पहले जो वरिष्ठ साहित्यकार होते थे वो युवा साहित्यकारों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, ऐसा कोई अनुभव आप सुनाइए। हाँ, ऐसे तो कम से कम 2 घटनाएं मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि मैं बीए का विद्यार्थी था, प्रथम वर्ष का। कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ, अध्यक्षता करने आए थे भवानी प्रसाद जी मिश्र। छात्र कवि के रूप में मैंने गीत पढ़ा और जैसे ही मैंने गीत समाप्त किया, भवानी दादा माइक पर आए और कहने लगे कि चौंकिए नहीं, अध्यक्ष बीच में नहीं आता है, लेकिन जो ये विद्यार्थी कविता पढ़ के गया है इसने मुझे मजबूर कर दिया। इसने गीत जहाँ से शुरू किया था वहाँ अमूमन गीत समाप्त होता है, लेकिन इसने गीत पढ़ा। गीत जैसे जैसे ये पढ़ता जा रहा था, गीत आगे बढ़ता जा रहा था। तो ये देख करके मुझे लगा कि इसे आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो गीत की कुछ लाइनें आप। उस गीत की पंक्तियाँ हैं, गीत है वो, स्वप्न की झील में तैरता यह हृदय का सुकोमल कमल, चंद्रिका स्नात वधु रात में हो हमारा तुम्हारा मिलन, दूर जैसे क्षितिज के परे झुक रहा हो धरा पर गगन, घास के मखमली वृक्ष पर मोतियों की लड़ी हो तरल, स्वप्न की झील में तैरता। वाह 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 वाह। धनंजय जी, साहित्य की कविताओं में बहुत सारी विधाएं हैं। आपने खास तौर पर नवगीत विधा को चुना है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्यों किया, और दूसरा नवगीत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी जरा बताइए। यूँ तो कविता कभी एक जैसी नहीं रहती। तुलसीदास जी के समय में कविता का स्वरूप दूसरा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में आकर के उसका कविता का स्वरूप दूसरा बदला, मैथिली चरण गुप्त जी के समय में, प्रसाद जी के समय में, सुमित्रानंदन पंत जी के समय में, महादेवी जी के समय में कविता बदलती चली गई। उसी तरह से कविता अपना स्वरूप बदलती रहती है। गीत नीरज जी के समय में कुछ और था, भारत भूषण के समय में आकर के कुछ और हुआ, और रमेश रंजक वगैरह के समय में आकर के, शंभुनाथ सिंह जी के समय में आकर के थोड़ा सा और बदला। मेरा मानना ये है कि कथ्य और शिल्प दोनों के स्तर पर जो नवीनता आती है जिसमें, वो नवगीत है।
जी, गीत भी है और नई कविता नई भी है, बीच में उसमें नए कथ्य बिंब, नए प्रतिमान, कथ्य और तथ्य। शिल्प। जैसे एक सोम ठाकुर का एक गीत है। जी जी। सोम ठाकुर का गीत जो है, पहले प्रतीक्षा की जाती थी, जो है नायक हमेशा ज़्यादातर विदेश गया हुआ होता, परदेश गया हुआ होता था, उसकी प्रतीक्षा होती थी। मेरी ऊंची अटरिया पे कागा बोले, मेरा जियरा डोले, कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है ऐसा है। लेकिन सोम ठाकुर के समय में आकर के नायक जो है वो अपने ही शहर में नौकरी करने लगा है। तो लेकिन प्रतीक्षा फिर भी है। वो सुबह जाता है और शाम को लौटता है। शाम को जब थोड़ी थोड़ी धूप आंगन में रह जाती है, उस समय वो लौटता है। तो सोम ठाकुर उस समय का गीत लिखते हैं, खिड़की पर आंख लगी, देहरी पर कान, संध्या की धूप भरे सूने दालान। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा कि समय बदलता है, समय बदलता है उसके विधा में, अनुसार। अब जैसे आप कह रहे हैं कि वो आंगन में धूप, लेकिन अब जो बहुमंजिला संस्कृति है, हाँ, उसमें तो अब आंगन उसमें है आंगन नहीं, है ही तो नए नहीं। बिंब नए बिंब आएंगे, और भी आएंगे, छतें भी नहीं है, छतें भी नहीं है। जो व्यक्तिगत छतें हाँ, हैं। तो उसमें भी और तरह से आएंगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल नवगीत की ये पहचान है कि वो अपने नए समय को पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, आप पत्रकार भी रहे हैं और बहुत बड़े समय तक आपने पत्रकारिता की है। उस दौर की पत्रकारिता और आज के इस दौर की पत्रकारिता में आप कितना अंतर पाते हैं, कितना फर्क पाते हैं? उस दौर की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय मनमथ नाथ गुप्त जैसे सब संपादक हुआ करते थे। काकोरी कांड में काकोरी कांड में जो भाग लिया जिन्होंने, उन्हें सजा भी हुई। ऐसे पत्रकार हुआ करते थे, धर्मवीर भारती जैसे पत्रकार हुआ करते थे। और उस समय पत्रकारिता का मतलब होता था कि चौथा स्तंभ। पत्रकार जो है वो स्थायी विपक्ष हुआ करता था। सही है। वो सत्ता किसकी है इसका कोई मतलब नहीं। सत्ता अदलती बदलती रहती है, लेकिन पत्रकार का कर्तव्य है कि वो सत्ता की कमजोरियों को रेखांकित करे। लेकिन आज कमजोरियों को रेखांकित करने की बजाय कमजोरियों को जो है ढकने, स्वर्णांकित करने की कोशिश की जाती है। उन्हें ढकने का स्वर्णांकित करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मुझे याद पड़ता है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख छपा था। उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है जिसकी योग्यता हाई स्कूल भी नहीं है। तो लेकिन तो चुनाव की पद्धति अलग है। राष्ट्रपति उन्हें चुना जाना था, वो चुने गए। लेकिन उस समय का संपादक ये अपने यहाँ छाप साहस कर पाता था। आज ये संभव नहीं है। धनंजय जी, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता का वो दौर बहुत दुस्साहसी दौर था और सच को सच कहने की हिम्मत होती थी, और आज के दौर के बारे में भी आपने जानकारी दी। ऐसे में जो नया पत्रकार है, जो पत्रकारिता का अपनाना चाहता है अपने रोजगार के लिए, वो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रोजगार तो समस्या है और रोजगार के लिए पत्रकारिता अपनानी भी पड़ती है। लेकिन युवा पत्रकार के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें कठिनाइयाँ हैं। केवल सुविधाएं ही नहीं है, हमें चुनौतियों का सामना करने की अपनी मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी। उसके बिना सफल पत्रकारिता नहीं की जा सकती, दरबारी पत्रकारिता की जा सकती है। आज के दौर में जो कवि सम्मेलन होते हैं जी, और पुराने दौर में जो कवि सम्मेलन होते थे, उनमें क्या फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। पहले कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ते समय उस व्यक्ति की टांगें कांपा करती थी जिसके पास कविता नहीं है। आज उस व्यक्ति की टांगें कांपती हैं जिसके पास कविता है।
आज कविता मंच पर नहीं है, चुटकुले, फूहड़ हास्य, ये सब मंच पर रह गया है और कविता वहाँ से पलायन कर पलायन कर गई है। धनंजय जी, इंटरनेट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की विशिष्ट बातचीत विशिष्ट व्यक्तियों के साथ हम समय समय पर करते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इंटरनेट को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। इंटरनेट का धन्यवाद।